अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट इक्वल है राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट के। हमने रीजन बतानी है कि लेफ्ट साइड वाला डिटर्मिनेंट राइट के क्यों इक्वल है। तो इसमें अगर आप सिंपली देखें तो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट है इसमें फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है ए बी सी, जबकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है ए बी सी। इसी तरह यहाँ फर्स्ट डिटर्मिनेंट की जो सेकंड रो है वो एल एम एन है और यहाँ पे सेकंड कॉलम एल एम एन है। और इसी तरह इसकी थर्ड रो में एक्स वाई जी आ रहा है और मेरे सेकंड डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में एक्स वाई जी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि राइट वाला जो डिटर्मिनेंट है वो लेफ्ट का ट्रांसपोज है। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक जो एंट्रीज डिटर्मिनेंट की गिवन है वो दूसरे के ट्रांसपोज को शो कर रही हैं तो इसका मतलब है उन दोनों मैट्रिसेस के जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी। तो हम इसकी रीजन लिख सकते हैं एज सेकंड डिटर्मिनेंट इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को x से शो कर दूं और राइट के डिटर्मिनेंट को x ट्रांसपोज से शो कर दूं तो दोनों मेरे डिटर्मिनेंट्स इक्वल आने चाहिए। और आप इसका रेफरेंस लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 8 है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ले लिया है और अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखें तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की जो रो 1 है वो ऑलरेडी सेकंड डिटर्मिनेंट की रो 1 के साथ मैच कर रही है और इसका जो रो नंबर 3 है वो सेकंड डिटर्मिनेंट की रो 3 के साथ भी मैच कर रही है। इसका मतलब है हमें जस्ट रो 2 को किसी तरह से 1 2 3 बनाना है ताकि दोनों डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम हो जाएं। तो इसका मतलब है मुझे रो 2 में वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब मैं रो 2 के साथ ऑपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे चेंजेस R2 में लाने हैं, सो आई एम राइटिंग R2 और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टाइम्स R1। इस तरह का ऑपरेशन रो के साथ भी किया जा सकता है, कॉलम के साथ भी किया जा सकता है। आपकी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगा। ये है हमारे पास हमारी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अप्लाई करके देखते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए 3 यहाँ पे लिख लेती हूँ अपनी रो 1 के साथ ताकि मैं हर एक एंट्री R1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं और जो रिजल्ट आए उसको R2 के अंदर ऐड करती जाऊं। अब क्योंकि मुझे R2 के अंदर चेंजेस लाने हैं तो मेरी R1 भी एज इट इज रहेगी, R3 भी एज इट इज रहेगी। तो आपने R1 को एज इट इज कॉपी कर लिया, R3 को भी आपने एज इट इज कॉपी कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपने ऑपरेशन में जो रो लिखी हुई है उस रो के अंदर हमने चेंजेस लाने हैं। अब सबसे पहले आप 3R1 करें तो हमारे पास 3A आ जाएगा और इस 3A को जब मैं R2 के अंदर ऐड करूंगी, यानी पहला रिजल्ट आ रहा है मेरा 3 को A से मल्टीप्लाई करने से 3A और उस 3A के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 माइनस 3A। तो मेरे पास यहाँ ये वैल्यूज कैंसिल हो रही है, मेरे पास यहाँ रिजल्ट क्या बन रहा है 1। इसी तरह मैंने 3 को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3B। अब इस 3B के अंदर मैंने ऐड करना है 2 माइनस 3B क्योंकि R2 के अंदर जो इसी को कॉरेस्पॉन्ड एंट्री कर रही है वो है 2 माइनस 3B। इनको मैं सॉल्व करूंगी तो अब मेरे पास रिजल्ट बचेगा, जैसे वहां से 1 बचा था यहाँ से रिजल्ट बच रहा है 2, मैं यहाँ 2 लिख दूंगी। इसी तरह आप 3 को C से मल्टीप्लाई करोगे तो 3C आएगा और उस 3C के अंदर जब आप ऐड करेंगे 3C के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो कि R2 में आ रही है 3 माइनस 3C, तो अगेन आपके पास कुछ कटिंग हो जाएगी और आंसर आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एक मैंने ऑपरेशन यहाँ अप्लाई किया R2 प्लस 3R1 क्योंकि मैं R2 में चेंजेस लाना चाह रही थी और R2 को मैं सेकंड डिटर्मिनेंट की R2 के जैसा बनाना चाह रही थी। तो अब आप लोग अगर देखें तो मेरे पास इस डिटर्मिनेंट की सेकंड रो उस डिटर्मिनेंट की सेकंड रो के साथ मैच कर रही है, फर्स्ट रो तो ऑलरेडी फर्स्ट के साथ मैच कर रही थी, थर्ड रो भी ऑलरेडी थर्ड के साथ मैच कर रही थी। सो एक सिंपल सा ऑपरेशन करने से हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट के इक्वल। और आपका जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो इसलिए चेंज नहीं हुआ
क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन चाहे आप रोज में करें, चाहे कॉलम में करें, चाहे यहाँ सब्ट्रैक्शन के साथ करें, आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है। और ये हमने यूज की है प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें हमने प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0। तो इसको इवेल्युएट करके देख लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। रो 1 में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। तो हम रो 1 के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैं लेट कर रही हूँ कि इस डिटर्मिनेंट को हम ए डिटर्मिनेंट से शो कर रहे हैं, और फर्स्ट रो के अंदर हमारी जो पहली एंट्री है वो है 1। और क्योंकि 1 की पोजीशन है हमारे पास x11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है, तो इसको मैं a11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। इसी तरह हमारे पास रो 1 के अंदर सेकंड एंट्री भी 1 आ रही है। इसकी पोजीशन अगर देखी जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रही है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रही है, सो मैं इसको a12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। और मेरे पास जो थर्ड नंबर पे एंट्री आ रही है वो है 1, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। क्योंकि इसकी पोजीशन है फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो मुझे इसको a13 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज रखेंगे। a11 का मतलब है -1 रेज टू द पावर 1 + 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे m11 के साथ फर्दर। इसी तरह 1 एज इट इज आ जाएगा। a12 का मतलब है कि -1 की पावर आप ले लें 1 + 2, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें m12 के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास फिर 1 आ रहा है आउटसाइड। a13 का मतलब है -1 की पावर ले लें 1 + 3, और हमारे पास वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे m13 की वैल्यू के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास 1 एज इट इज रहेगा। -1 की पावर हमारे पास 2 आ रही है, और m11 का मतलब है कि मुझे एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम अगर हम डिलीट कर दें तो मेरे पास एंट्रीज बचेंगी b, c + a, c और a + b, c और a + b। यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा, यहाँ हमारी ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। देन वी हैव 1, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास -1 की पावर आ रही है 3, और अब मुझे लिखना है m12, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास जो एंट्रीज बचेंगी वो होंगी a, b + c, c, a + b। नेक्स्ट हमारे पास फिर 1 आ रहा है, और इस 1 के अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है -1 की पावर 4। और अब हमारे पास m13 है, इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट करना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं a, b + c, b और c + a। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। हमारे पास आउटसाइड 1 आ रहा है, -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 बन जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन कर लें तो डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें, दैट इज b × ab माइनस b × a + b। यहाँ पे आ जाएगा b × a + b माइनस c × a + c या c + a। नेक्स्ट हमारे पास 1 आ रहा है, -1 का क्यूब -1 ही आएगा। और डायगनल का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ तो इट विल बी a × a + b माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लूँ तो c मल्टीप्लाई हो जाएगा b + c के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1, -1 की पावर आ रही है 4, +1 ही बन जाएगा क्योंकि इवन पावर है। और डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा a × c + a माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट बनेगा b × b + c। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज रहेगा आउटसाइड। इस 1 को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ 1 मल्टीप्लाई होके इस प्रोडक्ट को कोई चेंज नहीं आएगा। सो b को a से मल्टीप्लाई करूंगी b a आएगा, b को b से मल्टीप्लाई करूंगी तो b का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी a माइनस c स्क्वायर। इन दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई
कर दिया। हमारे पास अगेन आउटसाइड 1 आ रहा है, इनसाइड हमारे पास -1 आ रहा है, सो -1 को तो रखना पड़ेगा। इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लें, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास 1 आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास जो अंदर पॉजिटिव 1 है उसको मैं स्किप करूंगी क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट्स ओपन करें तो ए सी प्लस ए स्क्वायर बन रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी बन रहा है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास आउटसाइड 1 आ रहा था और 1 इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होके यही एक्सप्रेशन दे देगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस -1 हो जाएगा। और इस -1 को अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर के साथ। और हमारे पास जो पॉजिटिव 1 है वो भी इन 4 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होके यही 4 वैल्यूज आ जाएंगी, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। बी ए एज इट इज आ जाएगा, बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस सी ए एज इट इज माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। ये -1 इन चारों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट्स बनेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी बी माइनस इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी एज इट इज प्लस ए स्क्वायर एज इट इज माइनस बी स्क्वायर एज इट इज माइनस बी सी एज इट इज। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, नेगेटिव सी ए पॉजिटिव ए सी के साथ कैंसिल आउट होगा, पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर के साथ, नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर के साथ, नेगेटिव बी सी पॉजिटिव बी सी के साथ कैंसिल हो रहा है और नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारी सारी टर्म्स कैंसिल आउट होकर हमें टोटल आंसर यहाँ पे 0 दे रही है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसमें हमने शो करना है लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट के। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को देखें तो हमारे पास यहाँ पे रो 1 और जो सेकंड डिटर्मिनेंट में रो 1 है उसमें डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा रो 2 में भी पावर का डिफरेंस है और रो 3 में भी पावर का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे कि हम कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए के साथ। उसका क्या फायदा होगा कि यहाँ एटलीस्ट ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा और ऊपर ए बी सी आ जाएगा। सो मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय ए। इसी तरह कॉलम 2 को मैं बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्योंकि ये 3 एंट्रीज बी के साथ जब मल्टीप्लाई होंगी तो एटलीस्ट यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ बी क्यूब आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के साथ मैच करेगा। तो कॉलम 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ और कॉलम 3 को इसी तरह हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सी के साथ क्योंकि हमें यहाँ पे सी स्क्वायर और सी क्यूब बनाना है। अब जिन वैल्यूज से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे उन्हीं वैल्यूज से हमें डिवाइड भी करवाना चाहिए। और हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ भी ऑपरेशन करें तो आपको पूरे डिटर्मिनेंट के साथ वो वैल्यू या वो ऑपरेशन लिखना चाहिए। तो हम ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कॉलम 1 को। अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा ए बी सी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब। इसी तरह मैंने कहा था कि बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉलम 2 को तो ए बी सी फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बी की जगह बी स्क्वायर और यहाँ बी का क्यूब आ जाएगा। सिंपली सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी सी, यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे सी क्यूब। अब जिस जिस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवाया है उससे डिवाइड भी करवाना चाहिए और डिवाइड आपको पूरे डिटर्मिनेंट को करवाना पड़ेगा आउटसाइड। तो मैंने ए से क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करवाई थी तो मैंने ए से डिवीजन भी करवा दी, बी से भी डिवीजन करवा दी, सी से भी डिवीजन करवा दी क्योंकि हमने ए बी सी तीनों से मल्टीप्लाई करवाया था। जब कभी कोई एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको बैलेंस करने के लिए आप आउटसाइड डिवाइड भी करवाएंगे। अब हमने एक और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर एक रो या एक कॉलम में से भी कोई चीज कॉमन आए तो आप उसको पूरे डिटर्मिनेंट के आउटसाइड लिखते थे। तो आप यहाँ से देखें आपके पास पूरी रो 1 में से ए बी सी कॉमन आ सकता है। तो जब मैं इसको कॉमन निकालूंगी तो मैं पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर इसको लिखूंगी। सो इफ आई टेक ए बी सी एज कॉमन फ्रॉम रो 1 तो डिनोमिनेटर वाला ए बी सी तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट आ जाएगी और ए बी सी क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी सी की जगह
तीनों प्लेसेस में 1 1 1 आ जाएगा। नीचे वैल्यूज आपकी एज इट इज रहेंगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब इसका कॉमन लेने का फायदा ये हुआ कि जो आपके पास आउटसाइड एक वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ABC आ रही थी वो कैंसिल आउट हो गई और आपका डिटर्मिनेंट जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल शो हो चुका है।